So yesterday was the introduction of friction. Aj we will be doing further into what friction is. And before moving ahead with all this, I have to tell you a few things. It's because of this pandemic situation, because of this COVID-19 lockdown and whatever happened, because of the government rules and जिसके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद है, तो एकदम से क्या हुआ, ये जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे ये सारे के सारे कंप्यूटर पे आ गए हैं. ठीक है. तो पहले हम क्या पढ़ाते थे, मान लो जब तुम पढ़ा रहे हो तो तुम एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, लेट्स से योर क्लास इज 7 to 8, so you go there at 7 o'clock and then everybody around you comes, और फिर टीचर तुम्हें आके पढ़ा रहा है, तो वहां पे तुम 100 बच्चों के बीच में बैठ के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. टीचर वहां पे पढ़ा रहा है और 100 बच्चे उसको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम भी उसी को कर रहे हो. इट इज वन. नाउ बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन, अभी जो टीचर है वो भी अपना कमरे में चला गया. टीचर ने एक लैपटॉप खरीदा, टैबलेट खरीदा, अपना जूम खरीदा और वो क्लासेस ले रहा है. एंड ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट, नाउ इंस्टेड ऑफ दोज 100 पीपल अराउंड यू, अब तुम एक कमरे में एक इंसान या फिर दो ज्यादा से ज्यादा तुम एक रूम में हो. तो इससे हुआ क्या, अब तुम भी कंप्यूटर पे हो और वो भी कंप्यूटर पे है. नाउ वन ऑफ द थिंग्स व्हिच हैज चेंज्ड विद दिस इज, तुम लोगों को वो कंपटीशन वाली फील नहीं मिल पाती. ठीक है. एक मान लो मैं तुम्हें एक चीज समझा दूं कि देखो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, बताओ इसमें म्यू कितना निकल के आएगा, म्यू एस. अगर तुम क्लास में हो तो वहां से उधर से किसी ने हाथ खड़ा किया, फिर उसने बोला कि सर म्यू एस इतना आ जाएगा, फिर वहां से किसी ने कुछ बोला, वहां से किसी ने कुछ बोला. सो देयर इज अ सिनेरियो, देयर इज एन एटमॉस्फेयर, देयर इज एन एम्बियंस व्हिच इज क्रिएटेड इन द, एंड इट्स काइंड ऑफ अ लर्निंग एटमॉस्फेयर. ठीक है. वहां पे एक माहौल बनाया जाता है जहां पे पढ़ाई हो सके, और वो टीचर की जिम्मेवारी होती है वो माहौल को कैसे बनाएगा. जब तुम मेरी क्लासेस में आके बी फीलिंग दिस कि यहाँ पे आके देयर इज एन एम्बियंस ऑफ स्टडी. लेकिन जब तुम अपना रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये तुम्हारी कि वो माहौल तुम्हें कैसे क्रिएट करना है. Okay, it's very important that when you study, the ambience has to be set right, because if you start studying without ambience, तो तुम्हारी मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी और तुम्हारी स्टडी एफर्टलेस नहीं होगी. Okay, and now when I say maintaining the right ambience, this means what? At least you must make sure that there is no disturbance around you. Okay, if this class starts at 1 p.m. or any of your classes, let's say your math class at 5 p.m. So you make sure that at least 5 minutes before 5, you are sitting there by yourself alone. तुमने पूरा 1 घंटे का जो आगे का काम है वो ऑलरेडी निपटा. ओके, इट्स नॉट दैट कि तुम क्लास कर रहे हो और 15 मिनट बाद तुम्हें कुछ काम कर रहा है, तुम बीच में करके आ गए, दिस दैट, ये सारी चीजें इट्स पॉसिबल. ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल है, तुम म्यूट करके चले जाओ, क्या पता चलता है. बट अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है that you have to maintain the right kind of ambience for your study. Okay, so this is point number 1, that you have to make sure there is no disturbance around you. And if you are studying together, अगर तुम किसी अपने दोस्त वोस्त के साथ पढ़ रहे हो या फिर तुम किसी के साथ बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो, फिर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो. बिकॉज अगर तुम दो लोग मिलके एक कमरे में बैठ के ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो, तो यहाँ पे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी तुम क्लास में लगा रहे हो, कुछ और ही हो रहा है. ठीक है. स्टार्टिंग तो तुमने पढ़ाई से की थी कि हाँ जी ठीक है मिलके पढ़ाई करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद when you get to know each other, when you become friends, slowly things happen with time, right? धीरे धीरे क्या होगा कि पढ़ाई तो तुम्हारी हो ही नहीं रही है. मिले थे तुम पढ़ाई करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या पता चलता है कि पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, कुछ और करते हैं. क्योंकि आजकल स्मार्टफोन्स हैं, आजकल लैपटॉप्स हैं, तो सारे एंटरटेनमेंट के साधन तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे हाथ में. तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना कि अगर तुम किसी अपने दोस्त के साथ पढ़ रहे हो, then you have to make this very sure that study happens. Okay, उस टाइम पे कुछ और नहीं होना चाहिए. अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा. ठीक है. अब मैं कहीं पे कैमरा देखने कि हाँ जी तुम पढ़ाई कर रहे हो या नहीं. ठीक है. और तुम्हारे पेरेंट्स भी आके चेक नहीं करेंगे कि तुम पढ़ाई कर रहे हो या नहीं. ठीक है. अगर हम लोग चेक करने लगे तो कुछ फायदा नहीं होगा. तुम्हारे अंदर से वो चीज आनी चाहिए.
सो दिस 11th 12th इज नॉट सिंपल स्टडी। ये जो इंजीनियरिंग का हम एग्जाम देने जा रहे हैं ना, ये इतना आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और ये तब तक नहीं तुम क्रैक कर पाओगे जब तक विलिंगनेस नहीं आती, जब तक तुम्हारे अंदर से वो फीलिंग नहीं आती कि हाँ यार मेरे को ये क्रैक करना है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजों का ध्यान रखना, तुम एम्बियंस बना के रखना, और अगर तुम किसी के साथ पढ़ रहे हो ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तुम एम्बियंस बना के रखो, क्योंकि घर के माहौल में और क्लास के माहौल में थोड़ा सा फर्क होता है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वांट यू टू डू इज first is ambience. Second thing which I want you to understand is, ये तुम्हें शायद किसी टीचर ने बोला हो, शायद किसी टीचर ने ना भी बोला, but this is very important. You know, some teachers that you have to study on a chair and a table. क्या तुमने ये सुना है पहले कभी? कुछ टीचर्स बोलते हैं ना कि तुम्हें बेड पे नहीं पढ़ना, तुम्हें लेट के नहीं पढ़ना, तुम्हें है ना, वो बोलते हैं ना कि तुम्हें चेयर और टेबल। अब ये चेयर और टेबल का क्या सिस्टम है? फॉर एग्जाम्पल जब हम क्लासेस ले रहे हैं, कभी कभी वो मोहनप्रीत का बीच में कैमरा ऑन हो गया था, ठीक है, नाउ दिस गाय इज सिटिंग ऑन अ बेड, राइट, इज सिटिंग ऑन अ बेड एंड ही इज स्टडीइंग फिजिक्स। लेट मी टेल यू, ऐसे तुम कभी फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। ओके, मैं तुम चेयर और टेबल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम्हें चेयर और टेबल पे बैठना है, कि तुम चाहे बेड पे बैठ जाओ, तुम कहीं पे भी बैठो अपना। द इम्पोर्टेंट थिंग इज you gotta keep your spine erect. Okay, you know the spine, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं हम, है ना, इस होते हैं, तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा 9th क्लास में। There are some 33 levels to this spine. ये जो तुम्हारी स्पाइन है, this can be bent. The spine is like this. Okay, the spine goes like this. ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, मैं भी ऐसे स्लाउच भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे पीछे भी जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं लेफ्ट राइट बेंड कर सकता हूँ। ये जो तुम्हारी स्पाइन है, ये किसी भी टर्न साइड पे टर्न कर सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी आ सकती है, पीछे भी जा सकती है। There are 4 things that your spine can do. I can bend forward like this, I can go back like this, I can twist like this, I can twist like this. But the best position which you have to keep your spine is if you keep your spine comfortably erect. When I say comfortably erect, this doesn't mean ramrods. कुछ मैंने बच्चों को देखे, मैं उनको क्लास में बैठता हूँ कि हाँ जी सीधे बैठ जाओ, वो ऐसे एकदम से तन जाते हैं, ठीक है, हाँ जी रैम रॉड स्ट्रेट। इससे क्या होगा, तुम ज्यादा देर नहीं बैठ पाओगे, थोड़ी देर बाद तुम थक जाओगे एंड slouch down. So you maintain a posture, you sit in a certain way and you see in which posture your spine is comfortably erect. एक बार तुम्हें वो posture मिल गया अपना comfortable erect spine का, then you maintain that posture. फिर तुम जितनी भी देर पढ़ रहे हो, don't move around much. ओके, तुम ऐसा मत करो कि ठीक है तुम पढ़ने बैठ गए हो, ठीक है, चेयर पे ही चाहे पढ़ने बैठे हो, चेयर टेबल पे एक बार पढ़ने बैठ गए हो, फिर थोड़ा सा ऐसे कर लिया, फिर उस पे सर रख लिया टेबल पे, फिर पीछे हो गए, फिर उस पे यू नो क्रॉस लेग्ड होके बैठ गए, फिर खड़े होके पढ़ने लगे। डोंट डू दिस। You maintain the stability of your posture. This is very very important. You gotta maintain the stability of your posture. अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर कर देना यार, हमें फ्रिक्शन पढ़ाओ ना, इसका क्या ही मतलब है। सो आई वॉन्ट यू टू एक्सपेरिमेंट विद दिस। मैं अभी तुम इसके बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं, आई वॉन्ट यू टू एक्सपेरिमेंट विद दिस। तुम मेरी कोई पीछे वाली वीडियोस उठा लो, 2 वीडियोस उठा लो, 2 वीडियोस जो तुम्हें डिफिकल्ट लगती हैं, या फिर मैं तुम्हें आज होमवर्क दूंगा, मैं तुम्हें 2 क्वेश्चंस दूंगा आज होमवर्क के लिए, दोनों क्वेश्चंस का लेवल होगा, सेम लेवल के क्वेश्चंस होंगे, दोनों क्वेश्चंस को करने में तुम्हें उतनी डिफिकल्टी लगेगी, द डिफिकल्टी लेवल विल बी सेम। तुम पहला क्वेश्चन करना, ठीक है, तुम अपने हिसाब से करना, तुम बेड पे लेट जाना आराम से, ठीक है, नीचे पिलो रख लेना, ऐसे जैसे विष्णु जी महाराज लेटे होते हैं ना, वैसे लेट जाना, सामने बैठ के ऐसे तुम सॉल्व करते रहना क्वेश्चन, ठीक है, या फिर तुम कुर्सी पे बैठ पूरा स्लाउच होकर टेबल पे सर रख के इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है, या फिर तुम किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाना और तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। Okay, then you take a break. You take a 2 minute, just walk around, do something. 2 minute break लेने के बाद you come to a chair or you come to a bed and you sit in a position where your spine is comfortably erect. मसल को कंफर्टेबली इरेक्ट रखो, अपने पोस्चर को स्टेबल रखना, अपनी नोटबुक और अपनी बुक को उस जगह पे रखना जहां पे तुम्हें सबसे आसान पड़ रहा है। उसके बाद तुम अगला क्वेश्चन करना। ओके,
the next question, you will feel the difference. You will distinctly feel the difference. और ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं, ये हर जगह पे, खाना खाने में, टीवी देखने में, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम टीवी देख रहे हो, ठीक है, तो ये चीज को ट्राई करके देखना। पहले 5 मिनट ना तुम टीवी देखना बड़े आराम से, कि मतलब तुम किसी वैसे सोफे पे लेटे हो, ऐसे पीछे जाके तुम टीवी देख रहे हो आराम से, करके देखने का। फिर तुम यू सिट इन अ स्टेबल पोस्चर, स्पाइन कंफर्टेबली इरेक्ट, और फिर तुम टीवी देखना। तुम्हें अपनी अलर्टनेस में खुद डिफरेंस फील हो जाएगा। इवन राइट नाउ इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तुम मेरे को सुन रहे हो ना, अभी 5 मिनट के लिए तुम जैसे भी बैठे हो वैसे बैठे रहो। आफ्टर 5 मिनट्स यू जस्ट सेट अप, या अभी करके देख लो, यू जस्ट सेट अप, थोड़ा सा ऊपर होके, keep your spine erect and listen to me. You will feel that all of a sudden your awareness and your alertness has increased multifold. समझने की शक्ति तुम्हारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर तुम एक स्टेबल पोस्चर में बैठे हो तो। ओके, सो सेकंड पॉइंट व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड इज यू हैव your spine erect, and this is not for today, this is for the next 2 years of your life. For 2 years, जब तुम 2 साल लगातार अपनी स्पाइन इरेक्ट रखोगे, फिर तुम जिंदगी भर इसको कंटिन्यू रखोगे, बिकॉज तुम फिर तुमको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। फिर तुम लाइफ में जो भी करोगे रखोगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमारी स्पाइन में कॉन्स्टेंटली देयर इज समथिंग व्हिच इज मूविंग अप एंड डाउन। सी, दिस इज द ब्रेन, ये ब्रेन है और ये तुम्हारी स्पाइन है। तो जो भी सिग्नल्स होते हैं वो स्पाइन में से ऐसे ऊपर जाते हैं, ठीक है, स्पाइन में से ऊपर जाते हैं, और ब्रेन के सिग्नल स्पाइन में से ऐसे नीचे आते हैं। ओके, नाउ इफ माय स्पाइन इज लाइक दिस, तो यहां से सिग्नल आगे, यहां से मैंने अगर कुछ सीखा है तो इसको ऊपर जाने में थोड़ी मेहनत लगेगी ना। एक पाइप है, जैसे पाइप में पानी जा रहा है, तो तुमने पाइप को मोड़ रखी है, तो पाइप चला तो जाएगा लेकिन मुश्किल से जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज क्या होगी, तुम पाइप को सीधी रखो। अगर तुम्हारी पाइप सीधी रहेगी तो सिग्नल्स आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Okay, second point is you gotta keep your spine erect. And third point, which is equally important, which most of the children don't do, and which is very important, is you gotta sit for continuously 3 hours. तुम अगर एक जगह पे पढ़ने बैठ के, अब इसका कॉन्सेप्ट है, पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट, तुम्हारा आईआईटी का पेपर होगा या फिर तुम्हारा नीट का पेपर होगा, तुम्हारा जो भी पेपर होगा, ये पेपर की ड्यूरेशन क्या होती है, नीट के पेपर की ड्यूरेशन क्या होती है, 180 मिनट्स। और अगर कोई पेपर वो 2 पार्ट्स में होता है, जैसे आईआईटी जेईई का पहले 2 पार्ट्स में पेपर होता था, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, ठीक है। तो तुम्हारा जो भी पेपर होगा, एआईईई का, नीट का, एम्स वेम्स, वीआईटी वगैरह, जो 3 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटा तुमसे केमिस्ट्री पूछी जाएगी, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा मैथमेटिक्स। बट द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि पहले तुम्हें केमिस्ट्री करनी है, फिर मैथ्स करना है, फिर ये करना है। 2 घंटे दे दिए जाएंगे और तुम्हें क्वेश्चंस पकड़ा दिए जाएंगे, लो बेटा क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो 3 घंटे। नाउ यू हैव टू बी एट योर बेस्ट फॉर कंटिन्यूअस 3 आवर्स। लगातार 3 घंटे के लिए तुम्हारा दिमाग चलता रहना चाहिए, उसी पेस के साथ, उसी क्वालिटी के साथ दिमाग चलता रहना चाहिए 3 घंटे के लिए। अभी जैसे मान लो मैंने तुम्हें फ्रिक्शन पढ़ा दी, ठीक है, फ्रिक्शन पढ़ा दी, मैंने तुम्हें एक फ्रिक्शन का क्वेश्चन दे दिया, तुमने सॉल्व भी कर लिया, बड़े अच्छे से तुमने म्यू निकाल दिया, बोला कि हाँ जी सर फ्रिक्शन पूरा समझ में आ गया, ठीक है। और एक दूसरा सिनेरियो देखो कि मान लो तुम खेल वेल के आए हो, या फिर तुम बहुत थके हुए हो, और या फिर तुमने ऑलरेडी 2 घंटे मैथ्स के क्वेश्चंस किए। मैं तुम्हें लीनियर इनइक्वालिटीज और कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ग्राफ्स के क्वेश्चन दे दूं मैथ्स के, 2 घंटे से तुम लगातार लीनियर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन कर रहे हो, फिर एकदम से जैसे मैंने तुम्हें वही फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा ये करो अभी। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे तुमसे वो फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन ना हो, और तुम मुझे मारोगे सर 2 घंटे से तो यार हम ये कर रहे थे, सारा दिमाग तो उधर लगा हुआ था, एकदम से तुमने ये फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन उठा के दे दिया, ऐसे कैसे होगा। ऐसे थोड़ा ना होता कि 2 घंटे में वो कर रहा था ना, तो लॉजिकली सुनने में
है ना, सुनने में भी सही लग रहा है कि यार बच्चा इतनी देर से ये पढ़ रहा था, अब इसको तुमने एकदम से ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ये कहां से सॉल्व करेगा? ओके, माई सिंपथीज आर विद यू, बट टेल यू दिस इज द रियलिटी। एक्चुअली में यही होगा तुम्हारे साथ। ओके, जब तुम पेपर देने जाओगे वहां पे तुमसे पहले मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ लेंगे, फिर उसके बाद लीनियर, जैसे ही मैथ खत्म हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें पूछ लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का, फिर उसी के बीच में क्वेश्चन आ जाएगा पीरियोडिक टेबल का, उसी के बीच में क्वेश्चन आ जाएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, उसी के बीच में आ जाएगा ग्रेविटेशन का। कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें 3 घंटे परफॉर्म करना है वहां पे, ठीक है? सो यू हैव टू परफॉर्म फॉर 180 मिनट्स। 180 मिनट्स यू हैव टू बी एट योर बेस्ट। और आजकल का जैसा हमारा लाइफ शेड्यूल है, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ that have in our homes, because of many certain external factors, हमें 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस ही नहीं होती। तुम एक बार ट्राई करना, ठीक है? अभी जब भी तुम अभी पढ़ने बैठोगे ना, आज कोई भी टाइम सेट, आज शाम को 5 से 8 तुम्हारी एक क्लास ही होगी, उसमें तुम्हारी एक ऑनलाइन क्लास होगी या फिर कैसे भी होगा। आज शाम को 5 से 8 यू जस्ट सिट एट अ प्लेस, यू डोंट डू एनीथिंग, डोंट स्टडी, नो नोट्स, नथिंग। अगर तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो, ये फिजिक्स ले लो, ठीक है? मेरा जो 1 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटा सुन लेना 5 to 6, लेकिन 6 to 8 तुम कुछ मत करना, जस्ट सिट। ओके, अगर तुम्हें पढ़ना है 3 घंटे तो पढ़ो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज मेंटेन दिस पॉस्चर, मेंटेन दिस पॉस्चर एंड बी देयर फॉर 3 hours। तो आई कैन एश्योर यू, मोस्ट ऑफ यू, अभी तो क्या होगा, तुम ये कर ही नहीं पाओगे, तुम बैठ ही नहीं पाओगे 3 घंटे, है ना? तुम 1 घंटा बैठ, जैसे तुम क्लास भी लेते हो, ऑनलाइन क्लास भी लेते हो ना, ये जैसे तुम्हारा घंटा होने वाला होता है, तुम ऑलरेडी यू आर leaning like a tower of Pisa. Okay, sorry, bad joke. The important thing to notice is you gotta be stable. You gotta be stable for 3 continuous hours, क्योंकि जब एग्जामिनेशन होगा उस टाइम पे तुम्हें 3 घंटे बैठ। ओके, दिस इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये सिटिंग तुम्हारी कैसे बढ़ानी है वो तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हें इसके टिप्स नहीं दूंगा, पहले तुम अपना चेक कर लो आज, ठीक है? आज बैठ जाना और तुम बैठो, फिर देखो तुम कब तक बैठ सकते हो। मान लो 6:40 के बाद, 40 मिनट के बाद तुम्हें ऐसा लगने लग गया कि यार बहुत हो रहा है, कुछ और करते हैं, पानी पीने जाओ, ये करो वो करो, तो चले जाओ, ठीक है? आज यू सिट फॉर 40 मिनट्स। आज तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी करंट लेवल ऑफ सिटिंग कैपेसिटी क्या है, फिर कल इसको थोड़ा बढ़ा देना। कल तुम यू सिट फॉर 45 मिनट्स, for 50 minutes, next day you sit for 55 minutes, so slowly you increase your sitting capacity timing and you come to a stage where you can comfortably sit for 3 hours without any discomfort। ठीक है, तुम्हारी बॉडी में कहीं पे भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे माइंड में कहीं पे भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, that you can simply, that will be the time when you will be ready to give the competitive examination। क्योंकि अगर मैं तुम्हें भेज दूं ना अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, मान लो तुम्हें केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स भी आती है, मैथ्स भी आती है, फिर भी तुम्हारा रैंक नहीं आएगा, क्योंकि भाई तुम्हें बैठना ही नहीं आता। 1 घंटे के बाद तुम्हारा दिमाग ही चलना बंद हो जाएगा, तो आंसर कहां से सॉल्व करोगे? हाँ, next important point is you have to sit continuously for 3 hours, and the next thing that you have to keep in mind is instant, ये instant मैगी नहीं है, this is instant revision। मुझे पता चला कि instant word सुन के तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ आने लग गया था। So this is instant revision। Now what does this mean, instant revision? मैं जो भी तुम्हें करा रहा हूं, मैं तुम्हें क्लास में समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, क्लास में समझ में आना चाहिए, लेकिन the next important thing to be done is you have to revise at periodic interval of time। इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक स्टडी बता देता हूं, ठीक है? रिसर्चर्स क्या बोलते हैं कि जब तुम एक नई चीज, फ्रिक्शन एक नई चीज सीख रहे हैं, हमने पहले तो कभी सीखा नहीं है, तो हम फ्रिक्शन सीख रहे हैं, तो फ्रिक्शन मैंने एक नई चीज सीखी, तो जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जब नई चीज सीखते हो
तो विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर योर माइंड स्टार्ट्स टू फॉरगेट इट. ओके, टू फॉरगेट इट. मैंने नई चीज सीख ली, अभी फ्रिक्शन मैंने आज सीख लिया. 24 घंटे के बाद मेरा दिमाग फ्रिक्शन को भूलना स्टार्ट कर देगा, और फिर वो धीरे धीरे भूलता जाएगा, भूलता जाएगा, भूलता जाएगा. विद इन 1 वीक, इन 1 वीक्स टाइम, वो जो तुमने सीखा था उसका सिर्फ 50% तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा. वो जो तुमने सीखा था उसका सिर्फ 50% तुम्हारे दिमाग में रह जाता है एक हफ्ते के अंदर अंदर. ओके, एंड उसके बाद भी वो निकलता रहता है, निकलता रहता है. एंड इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 month, only 20% stays with you. Only 20% stays with you. ठीक है, तो चलो ये तो होगी प्रॉब्लम कि भाई ठीक है दिमाग ऐसा, अब दिमाग ऐसा, इसको तो बढ़ा नहीं सकते, आइंस्टाइन तो हो नहीं हो तुम. अब दिमाग ही ऐसा है तो इसका भी करें क्या? सोल्यूशन भी तो बताओ ना. सो द सोल्यूशन फॉर दिस इज इंस्टेंट रिवीजन. नाउ व्हाट दिस इंस्टेंट रिवीजन मींस इज कि मान लो मैंने तुम्हें आज एक क्लास कराया, मैंने तुम्हें कोई नोट्स बनाए. You have to revise the classwork within 24 hours. Okay, this is your revision number 1. तुम्हें revision number 1 करना within 24 hours. और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, अगर तुम 24 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हें पूरा लेक्चर रिवाइज करने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे. अगर तुम सीधा 1 महीने बाद रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हें पूरा लेक्चर रिवाइज करने में कर ही नहीं पाओगे, 40-50 मिनट लग जाएंगे. लेकिन अगर तुम 24 घंटे अंदर रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हें पूरा लेक्चर रिवाइज करने में 10 मिनट लगेंगे, और ये तुम्हें एक दिन खत्म होने से पहले पहले इसको रिवाइज करना है. ठीक है, पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी जब तुमने रिवाइज कर लिया फिर भी 1 हफ्ते बाद ये निकलना स्टार्ट हो जाएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू अ सेकंड रिविजन व्हिच हैज टू बी 7 to 10 days. जो भी हम क्लास में कर रहे हैं, जो भी तुम नोट्स बना रहे हो, इसको तुम्हें 2 बार रिवाइज करना है. एक तो अभी क्लास खत्म होने के शाम को तुम्हें जस्ट 10 मिनट लगा के इसको रिवाइज करना है, वो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा पक्का हो जाएगा. फिर उसके बाद तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर, या फिर 1 हफ्ता खत्म होने के बाद 12 रिवाइज करना है. अगर ये वाली 2 रिविजन तुमने कर ली, इसके लिए तुम्हें लगेंगे 10 मिनट, इसके लिए तुम्हें लगेंगे 15 मिनट. अगर ये वाली तुमने 2 रिविजन्स कर ली 10 मिनट वाली रिविजन्स, तो उसके बाद तुम इस टॉपिक को कभी भूलोगे नहीं. तुम्हें एंड में भी जब तुम्हें IIT JEE का पेपर देना होगा उस टाइम पे भी तुम्हें अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में होगी. ओके, सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट द रिवीजन इज. लेकिन अगर ये वाले 10 और 15 मिनट मैंने नहीं लगाए तो मेरे पास साथ क्या होगा, जब मैं वापस देने वाला हूँ, ये सारी चीज मैं भूल चुका हूँ, फिर मुझे उस टाइम पे रिवाइज करना पड़ेगा दोबारा से 2-3 घंटे लगा के पूरा का पूरा टॉपिक. लेकिन अभी अगर तुम ये 10 मिनट 15 मिनट ऑन अ डेली बेसिस, व्हाट विल हैपन इज, एक तो तुम्हें याद रहेगा, सेकेंडली तुम्हें बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऊपर से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे. जब तुम खुद रिवाइज करते हो ना तो तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा समय. ठीक है जी, ये 4 चीजों का ध्यान रखना. अगर तुम्हें नोट करनी है जस्ट नोट कर लो. द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेंटेन द एम्बियंस. सेकंड थिंग इज you have to sit with your spine comfortably, and the third thing is you have to sit continuously for 3 hours, and the fourth thing is instant revision. Alright. So with that we start the today's class. और आज की क्लास में हम फ्रिक्शन पढ़ने जा रहे हैं. आई होप तुमने कल वाली क्लास रिवाइज कर ली होगी. फ्रिक्शन 2 तरह की होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन. आज हम की बात करेंगे एंड देन we'll talk about the static friction. तो जो भी लोग नोट्स बनाते हैं आप अपनी नोटबुक्स निकाल सकते हो. एंड या ठीक है जी, सबसे पहली चीज तो कोई बॉडी है यहाँ पे, जब तक वो चल नहीं रही है, जब तक वो चल नहीं रही है मतलब ओके स्टैटिक है. जब तक बॉडी स्टैटिक है तो उस पे जो फ्रिक्शन एक्ट करती है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, 2 तरह की फ्रिक्शन होती है मेरे पास. फर्स्ट फ्रिक्शन इज
स्टैटिक फ्रिक्शन। और कल हमने बात की थी फ्रिक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, बोलते हैं म्यू। कल मैंने बात किया था दैट फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये हमने कल की क्लास में किया था। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। म्यू क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, दो सरफेसेस के बीच का अलग म्यू होता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है कब लगती है, when the velocity of the body is zero और the body is at rest, उस टाइम पे लगती है स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर उसके बाद जब बॉडी मूव करने लगती है उस टाइम पे फ्रिक्शन लगती है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, दिस शुड बी वेरी क्लियर नाउ। और फ्रिक्शन की फोर्स कितनी होती है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन का कांस्टेंट होता है उसको हम बोल देते हैं म्यू के। जब बॉडी रेस्ट तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन का कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं म्यू एस। यस, तो ये दो तरह के फ्रिक्शनल कांस्टेंट होते हैं, म्यू के और म्यू एस। ये स्टैटिक कांस्टेंट, ये काइनेटिक कांस्टेंट। ओके, आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। इसको मैं डायरेक्टली अगर तुम्हें एक एग्जांपल से समझाने की ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेट्स से मेरे पास एक सरफेस है, दिस इज ग्राउंड, यहां पे एक 4 किलो का ऑब्जेक्ट है, 4 kg, और ये चल रहा है। ये चल रहा है का मतलब क्या हुआ, इस पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है वो एक्ट कर रही है फ्रिक्शन, ठीक है। अभी जैसे ये रुका हुआ है तो इस पे फ्रिक्शन एक्ट करेगी स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लो ये चल रहा है, जब ये चल रहा होगा तो फ्रिक्शन एक्ट करेगी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मान लो म्यू की वैल्यू जो दी हुई है दैट इज 0.2, म्यू की वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ये हमने कल की क्लास में किया था। मान लो दिस म्यू के इज 0.2 और इधर से इसको फोर्स लगाई जा रही है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन की फोर्स से इसको उधर खींचा जा रहा है, म्यू के इज 0.2। द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड the acceleration, find acceleration of 4 kg block, you have to find the acceleration of 4 kg block। एक तो ऊपर वाली चीजें सारे नोट कर लो and then you try this। ठीक है जी, चलो इसको देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे, सिनेरियो क्या होगा, सिनेरियो समझते हैं। एक इसका नीचे वेट लग रहा होगा mg और अर्थ एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा जिसको हम बोलेंगे n, ठीक है। और इस पे एक ये फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। अब इस फोर्स लग रही है 10 न्यूटन और इसके ऑपोजिट, अब क्योंकि मोशन हो रहा है तो इसके ऑपोजिट एक फोर्स लगेगी फ्रिक्शन। ग्राउंड इस पे एक फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन की फोर्स। अभी तक तो हम ले नहीं रहे थे सारे क्वेश्चंस में, अभी तक तो हमने फ्रिक्शन कभी अज्यूम किया नहीं था, क्योंकि मैंने बोला था कि सारे सरफेसेस कैसे हैं, आइस की तरह है। याद करना, एक वो क्लास हमने की थी कि ये एक ब्लॉक पड़ा है, एक ब्लॉक पड़ा है, एक ब्लॉक पड़ा है। जब इस वाले ब्लॉक पे हम फोर्स लगाते थे ये बीच में से ऐसे निकल जाता था, है ना। वो क्यों हो रहा था, क्योंकि सारे सरफेसेस स्मूथ थे, तो वो आइस की तरह, इस पर आइस वो स्लाइड कर जाते थे। अब ये एक्चुअल केस आ गया फ्रिक्शन वाला, तो अब इस तरफ मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन दूसरी तरफ लगेगी क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टिंग है। अगर
इधर लग रही होती तो फ्रिक्शन अपने आप दूसरी तरफ लगने लग जाती, बिकॉज फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो लेकिन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, ये वाली फोर्स तो 10 न्यूटन लग रही है, फ्रिक्शन की फोर्स हमें देखना पड़ेगा ना, फ्रिक्शन की फोर्स कितने लगेंगे। तो फ्रिक्शन की फोर्स का मेरे को फॉर्मूला पता है, आई नो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, दिस इज इक्वल टू, म्यू दे रखे हैं मेरे को 0.2, एन मेरे को पता नहीं है, तो लेकिन इस केस में एन मैं निकाल सकता हूं, नीचे लग रहा है एम, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और इस तरफ कोई एक्सेलरेशन है नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका मतलब n इज इक्वल टू एम जी, दैट मीन्स माई n इज इक्वल टू 40, this is 40, so this gives me 8 Newton. So force of friction 8 न्यूटन, मतलब लेफ्ट साइड पे एक फोर्स लग रही होगी F इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ठीक है, तो राइट साइड पे एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, लेफ्ट साइड पे एक फोर्स लग रही है 8 न्यूटन, तो नेट फोर्स किस तरफ लग रही है, नेट फोर्स इन राइट डायरेक्शन विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन, and this net force is equal to mass into acceleration. So my acceleration comes out to be 2.5 meter per second square. Please give me a thumbs up if this is clear. So acceleration comes out to be 2.5 meter per second square. इसको तुम नोट कर लो, मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। Next question is, let me just demark this. Next question is, यहां पे एक ब्लॉक है, this block is 5 kgs, the block is 5 kgs and coefficient of kinetic friction is 0.2. इसको यहां से इधर खींचा जा रहा है with a force of 25 Newton, with the force of 25 Newton. Okay, the question is find x. ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से तुम्हें करना पड़ेगा इसको। नीचे फोर्स की mg, ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा विच इज इक्वल टू 50। ठीक है, इस तरफ एक फोर्स लग रही है 25, और ये वाली फोर्स कितनी होगी, फ्रिक्शन की फोर्स। यू नो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इज व्हाट 0.2, is what 50,
So frictional force is equal to 10. Net force F net is equal to 25 minus 10 is equal to 15 is equal to 5 into acceleration. So your acceleration comes out to be 3 meter per second square. Correct. Give me a thumbs up if this is clear. ओके अब ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई, एक ब्लॉक है, इसका मास है 4 kg, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.3, इसको यहां से खींचा जा रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से, और इसको इधर से भी खींचा जा रहा है फोर्स ऑफ 25 न्यूटन. ओके विद द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, ये न्यूटन लिखे है मैंने, ठीक है, 25 न्यूटन. तो बताओ इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी? So what's going to be the acceleration of this block? देखते हैं एक बार. सबसे पहले तो फ्रिक्शन 25 न्यूटन फोर्स के साथ राइट की तरफ खींचा जा रहा है, 5 न्यूटन फोर्स के साथ लेफ्ट की तरफ खींचा जा रहा है. मतलब राइट वाली फोर्स ज्यादा है, मतलब राइट की तरफ जाने की कोशिश ब्लॉक, इसका मतलब फ्रिक्शन लगेगी लेफ्ट डायरेक्शन में इस तरफ, यहां पे लगेगा F, और ये फ्रिक्शन की वैल्यू होगी कितनी? फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? म्यू n. दिस इज 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन. नीचे अगर mg है तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? 40. This gives me 12 Newton. So F net gives 25 minus 5 minus frictional force 12 is equal to 8 Newton. ये मैंने कैसे फ्रिक्शनल फोर्स निकाल ली, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 17, और 25 minus 17 is equal to 8 Newton. So that means 8 is equal to mass into acceleration. Yes, please give me a thumbs up if that's okay. ठीक है, बहुत ही सिंपल जो भी हम कर रहे हैं, these questions are very simple, right? Now, next thing which we have to discuss is ये जो फोर्स अभी तो सीधी सीधी लग रही है, ठीक है, मैं सेम एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं, इसी में तो मैं फोर्सेस चेंज कर रहा हूं. अभी तक तो फोर्सेस ये सारी सीधी सीधी लग रही थी, अब तुम सोच के देखो ये फोर्स अगर सीधी नहीं लग रही, ये फोर्स एंगल पे लग रही है. नो व्हाट दिस मींस इज, लेट्स से ऑन दिस ब्लॉक इट इज पुल्ड अप लाइक दिस, इसको ऊपर ऐसे खींचा जा रहा है विद द फोर्स ऑफ 10√2 एंड दिस एंगल इज
45 डिग्रीज। 45 डिग्री के एंगल पे इसको ऊपर ऐसे खींचा जा रहा है 10√2। दिस फोर्स इज 10√2 न्यूटन की फोर्स के साथ इसको खींचा जा रहा है एट एन एंगल। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोल दिया जाए तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं थोड़ा सा। ये नीचे इस पे फोर्स लग रही है एम जी, ऊपर इस पे फोर्स लग रही है द फर्स्ट थिंग अपवर्ड्स इज नॉर्मल, और एक 10√2 फोर्स लग रही है विच इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो दिस मींस इस 10√2 के अगर मैं दो कंपोनेंट्स करूं, एक राइट साइड पे फोर्स लगेगी 10 और एक ऊपर फोर्स लगेगी 10। और क्योंकि ये पूरा सिस्टम राइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, सो एक लेफ्ट साइड पे फोर्स लगेगी लाइक दिस विच इज इक्वल टू, तो मेरी सारी फोर्सेस पूरी होगी फ्रिक्शन को लेके। फ्रिक्शन भी है मेरे पास, इसके मैंने दो कंपोनेंट्स कर लिए, ये नॉर्मल रिएक्शन और नीचे mg। तो मेरी सारी फोर्सेस पूरी होगी यहाँ पे। अब मेरे को निकालनी है वैल्यूज, तो मेरे को f की वैल्यू निकालनी है। f इज इक्वल टू म्यू टाइम n इज इक्वल टू 0.3 टाइम्स n। नॉर्मल रिएक्शन अभी मेरे को पता नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन मैं कैसे निकालूंगा? ये mg कितना है? mg इज इक्वल 40, so 40 is equal to 10 plus n, so n comes out to be 30, so this is 0.3 into 30 which gives me 9, this gives me 9 newton, so my F net comes out to be 10 minus friction which is 1, तो मेरी नेट फोर्स आ गई 1 न्यूटन। सो दिस 1 is equal to mass into acceleration. Acceleration comes out to be 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको 2 मिनट देख लो अभी अभी मैंने क्या किया, और कोई डाउट मेरे को जस्ट एक बार देख लो इसको पूरा, क्या ये समझ में आया तुम्हें? ओके, प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर ये वाली चीज समझ में आई। नाउ द ओनली थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज, क्योंकि ये एंगल पे लग रही थी फोर्स, तो ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन सीधा सीधा mg के इक्वल नहीं हो गया। नॉर्मल रिएक्शन तुम्हें निकाल इक्वेशंस को सॉल्व करके बाय मेकिंग अ फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो पहले तुमने नॉर्मल रिएक्शन निकाला, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के बाद तुमने फ्रिक्शनल फोर्स निकाली, फ्रिक्शनल बाकी कहानी बिल्कुल सेम है। ठीक है, प्लीज गिव मी अ थम्स अप कशिश एंड भावना एंड ट्विंकल, क्या ये सब समझ में आ गई? ठीक है, अगर ये समझ में आया देन आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। अब तुम्हारी फोर्स मैं लगा रहा हूं दूसरी तरफ से, ठीक है, तुम इसको खुद से सॉल्व करना, कुछ भी नया नहीं कर रहे इस क्वेश्चंस में, बस मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूं। लेट्स से ये एक 4 kg का ही ब्लॉक है, इस पे ऐसे फोर्स लग रही है, फोर्स इज 20√2, the force is 20√2 and it is acting at an angle of 45 degrees. At an angle of 45 degrees, the force is acting on this 20√2. Coefficient of static friction is 0.2. Find acceleration. इसको खुद से ट्राई करो एक बार।
जो 20√2 वाली फोर्स है, पहले उसके दो कंपोनेंट्स बना लो। जब उसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे फिर तुम पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालो, फिर जब नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगी फिर तुम फ्रिक्शन को निकालो। You can write your answers in the chat box अगर आ गया तो। ठीक है, देखें इसको, ये 20√2 की फोर्स लग रही है कि ऐसे एंगल पे 45। तो इसका मतलब ये इसके मैं दो कंपोनेंट्स बना सकता हूं, दिस इज 20 एंड दिस इज 20। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये ब्लॉक का, नीचे फोर्स लग रही है एक mg विच इज इक्वल टू 40, फोर्स लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, और 20√2 के दो कंपोनेंट्स बन गए, एक राइट साइड पे फोर्स लग रही है 20√2, एक नीचे फोर्स लग रही है एक और 20, और क्योंकि ये ब्लॉक राइट पे मूव कर रहे हैं सो लेफ्ट पे फोर्स लग रही होगी फ्रिक्शन। ओके, सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा इस केस में, नीचे फोर्स लग रही है 20 और 40, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, मतलब ये नेट होनी चाहिए। दैट मींस व्हाट, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 20 प्लस 40 which is equal to 60. Normal reaction is 60. Force is mu times n. Mu is 0.2, n is 60. This gives me 12 Newton. This gives me 12 Newton. Sorry, this is 20. Huh? This gives me 12 Newton. ओके, ये 12 न्यूटन फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है, 20 न्यूटन फोर्स राइट की तरफ लग रही है। सो एफ नेट इज 20 minus 12 is equal to 8 Newton. This is 8 Newton, and this 8 is equal to mass into x. This 8 is equal to mass into acceleration. So acceleration comes out to be 2 meter per second square. Okay, exactly same question जो पीछे था। तो अब मैं तुम्हें एक और चीज समझाना चाहता हूं कि हमने दो क्वेश्चंस किए, दोनों क्वेश्चंस में एक ब्लॉक था हमारे पास। ठीक है, हमने दो क्वेश्चंस किए ना, एक ब्लॉक था, पहले उसको ऊपर खींचा ऐसे, पहला क्वेश्चन में ऐसे किया था, दूसरे क्वेश्चन में उसमें हमने ऐसे फोर्स लगाई। तो दोनों केसेस में वो जा तो आगे ही रहा है, इसमें हमने एक पुलिंग फोर्स लगाई, पुल। इस केस में एक पुशिंग फोर्स लगाई, पुश। ओके, नाउ आई वांट यू टू इमेजिन, तो एक ब्लॉक पड़ा है, एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक है, लेट्स से 10 kg का। ये 10 kg का, इसमें इसको खींच के लेके जाना है। ठीक है, तुम्हें इसको खींच के लेके जाना है, तुम्हें ऊपर से एक हैंडल दे रखा है, 45 डिग्री के एंगल पे एक हैंडल दे रखा है। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो तुम ऐसे फोर्स लगा सकते हो F, या फिर तुम अपनी फोर्स लगा सकते हो F, फोर्स F, और तुम्हें इसको आगे लेके जाना है। द क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू, मान लो तुम एयरपोर्ट पे हो, सूटकेस है,
ठीक है। सो यू हैव दिस सूटकेस, तुम उसका जो हैंडल होता है तुमने वो ऊपर कर लिया। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, या तो तुम सूटकेस को पीछे रहने दो और तुम आगे आगे एंगल पे फोर्स लगा के, दिस फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल, राइट। दिस इज केस नंबर 1, जब तुम ऐसे फोर्स लगा रहे हो। दूसरा केस क्या है, जब तुम सुपरमार्केट में जाते होती है तो तुम उसके पीछे खड़े होके तुम उसको ऐसे धक्का मारते हो, तुम ट्रॉली के पीछे जाके तुम उसको पीछे से पुश करते हो। तो ये दो सिनेरियोज है तुम्हारे, ब्लॉक को पुल कर सकते हो या फिर तुम ब्लॉक को पुश कर सकते हो। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि तुम कौन से वाले केस को प्रेफर करोगे, अगर तुम्हारे पास एक सूट के या फिर कोई भी तुम्हें ब्लॉक मूव करना है इस तरीके से, तो व्हाट विल यू प्रेफर, पुल और पुश? द क्वेश्चन इज पुल पुश। तुम उसको पुल करोगे या पुश करोगे? एंड यस काशिश, डू यू वांट टू से समथिंग? नो सर। ओके, सो लेट्स से तुम्हारी फोर्स पे फिक्स्ड है, लेट्स से जो तुम्हारी फोर्स है दैट इज 20√2, योर फोर्स इज 20, ओके। तो या तो तुम ऐसे 20√2 के साथ उसको ऐसे पुल कर सकते हो या फिर तुम उसको 20√2 के साथ ऐसे पुश कर सकते हो। तो थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि तुम ब्लॉक को पुल करोगे या तुम ब्लॉक को पुश करोगे। ओके, तो लेट्स स्टडी केस नंबर 1। ओके, ये मैं इसको होमवर्क देना चाहता हूँ, तब इसको हम ऐसे कर लेते हैं। लेट्स स्टडी केस नंबर 1 जहां पे तुम उसको पुल कर रहे हो। ओके, लेट्स से दिस इज द ब्लॉक लाइक दिस, तुम उसको पुल कर रहे हो। इसका जब तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फोर्स लग रही होगी mg विच इज इक्वल टू 100, और राइट पे एक फोर्स लग रही होगी 20, ऊपर एक फोर्स लग रही होगी 20 का सब पार्ट 20, और नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे लग रही होगी फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस केस में देखो, तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन कम्स 80, योर नॉर्मल रिएक्शन कम्स आउट टू बी 80, और क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा 80 है, सो योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी म्यू टाइम्स 80। तुम्हारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन केस नंबर 1 में जब तुम पुल कर रहे हो, व्हेन यू आर पुलिंग, पहले तुमने नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया, फिर तुमने फ्रिक्शन निकाल ली म्यू टाइम्स 80। दूसरा कि ये सेम ब्लॉक ऐसे ही पड़ा है, 10 किलो का ब्लॉक है, इसको तुम ऐसे पुश कर रहे हो विद द फोर्स ऑफ 20√2। इस केस में अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे 10, 20√2 के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे 20 और 20। लेफ्ट साइड पे लगेगा फ्रिक्शन और ऊपर लगेगी रिएक्शन, एंड दिस नॉर्मल इज इक्वल टू 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स n, which is equal to mu times 20। तो यहां पे तुम देखो दोनों केसेस में, इन द फर्स्ट केस व्हेन यू आर पुलिंग द ऑब्जेक्ट, योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स 80। यहां पे फ्रिक्शन की फोर्स आ गई म्यू टाइम्स 80, क्योंकि तुम उसको पुल कर रहे हो ना। तुम जब सूटकेस को पुल कर रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। जब तुमने उसको पुश किया ब्लॉक को, when you are pushing the block, then the value of the normal reaction increases, and when the value of normal reaction increases, तुम्हारी frictional force की, okay, in this case n2, this is n1। now n2 is greater than n1, मतलब f2 is greater than f1। अब क्योंकि पुश करते टाइम तुम्हारी फोर्स बढ़ गई है फ्रिक्शन वाली, इसके लिए तुम्हें सेम एक्सेलरेशन ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू पुल, बिकॉज जब तुम पुल करोगे तुम्हारा नॉर्मल कम लगेगा, अगर नॉर्मल तो तुम्हारी फ्रिक्शन कम लगेगी, अगर तुम्हारी फ्रिक्शन कम लगी है तो तुम्हारी फोर्स कम लगेगी। ओके, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन की जो बॉडी पे लगती है जब बॉडी रेस्ट में होती है। आज सारे हमने क्वेश्चंस किए वो वाली फ्रिक्शन के जब बॉडी मोशन में थी, तो कल हम बात करेंगे वो फ्रिक्शन की जब बॉडी।
All right. If you have any questions, you can send it across to me. I'll see you tomorrow, 1 p.m.